अब झारखंड की एक हालिया घटना को ही देख लीजिए। गढ़वा के एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर इसलिए इस्लामी नियम कानून लागू करने का दबाव होने लगा है क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी 75% हो गई है। अब ये अलग बात है कि देश के 8 राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को इसका फायदा नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट भी इससे जुड़ी याचिका रद्द कर चुकी है। अब मुस्लिम कहीं 100% ना हो जाएं, फिर भी उन्हें सरकारी स्तर पर अल्पसंख्यकों वाली सारी सुविधाएं मिलती ही रहेंगी। अब मीडिया आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरोध को इस्लामोफोबिया कहता है। किसी हिंदू का सिर भले ही जिहादी काट लें, लेकिन फिर भी टाइम मैगजीन जैसे लोग इस तरीके से पूछते हैं कि ये हिंदू बिना शोर मचाए क्यों नहीं मर रहे हैं। नमस्कार, हॉपफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेमोग्राफी में बदलाव के कारण भारत में जो खतरनाक मामले सामने आ रहे हैं। कहीं उदयपुर से लेकर अमरावती तक पूरा देश इन मामलों से हिला पड़ा है और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त भय का माहौल है। तो आइए इसी बारे में आज कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद ही निर्णय करें कि आपको क्या करना है। देखिए, डेमोग्राफी में बदलाव के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये हिंदुओं को अब समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में इसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ा, बल्कि उस इतिहास को हम भूल चुके हैं। पाकिस्तान के रूप में हमारा 8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और बांग्लादेश के रूप में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हमसे छिन चुका है। अफगानिस्तान जो पहले भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, आज उसे 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में शरिया कानून चलता है। यानी कुल मिलाकर ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत के हाथों से फिसल गया और इस्लाम के हाथ पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत के वर्तमान क्षेत्रफल का लगभग आधा है। जी हाँ, भारत का आधा भारत हमने खो दिया है और आज उस आधे भारत में इस्लाम का कब्जा है। आज वहाँ हिंदू बेहाल है। पाकिस्तान में उनकी बहन बेटियों का अपहरण करके जबरन धर्मांतरण और निकाह करा दिया जाता है और अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर लादकर भारत आना पड़ता है और बांग्लादेश में एक झूठी अफवाह के कारण देश भर में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले होते रहते हैं। ये होता है जनसांख्यिकी में बदलाव का असर। 1930 के दशक के कराची की तस्वीर देखिए एक बार। महाशिवरात्रि के मेले में आपको कराची में भीड़ दिखेगी। 1930 में आम हिंदू वहां आते जाते थे। समृद्ध हिंदुओं की गाड़ियां पार्क हुई दिखाई देंगी। आज कराची में इस तरह के नज़ारे के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अब नेपाल, भूटान, तिब्बत या म्यांमार से भी प्राचीन भारत से अलग हुए, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होते, कारण कि वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं है, हिंदू और बुद्धिस्ट हैं। अफगानिस्तान में शरिया लागू है, यहाँ तक कि सिनेमा और गीत संगीत पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया गया था। गुरुद्वारों पर हमले होते हैं। बांग्लादेश के अंदर कुरान के अपमान की झूठी अफवाह से कैसे देश भर के मंदिरों पर हमले हुए, आगजनी हुई, संतों को मारा गया, ये सब पूरी दुनिया ने देखा। अब 3 देशों में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की जनसंख्या पिछले कुछ दशकों में कई गुना कम हो गई। अब जो बचे खुचे हैं वो डर कर रह रहे हैं, डर कर रहना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, लेकिन ये तो कट्टरवाद की बस 33% सफलता है। बाकी की सफलता उन्हें तब प्राप्त होगी जब उनका गजवा ए हिंदुस्तान का जो एक सपना है वो पूरा होगा। पूरे भारत पर इस्लाम का राज, यही उनका सपना है और इसकी एक साजिश हमें तभी देखने को मिली थी जब देश के बंटवारे के समय बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक एक मुस्लिम पट्टी की मांग करी गई थी, अर्थात भारत के बीचों बीच यानी भारत माता के सीने को चीरकर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाकर देश को और ज़्यादा खंडित करना और उसके बीच में एक कॉरिडोर बनाना। हालांकि इस पट्टी का जो प्लान था, जो कि भारत के बीचों बीच में से निकाली जाने वाली थी, वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से जोड़ने वाली, उस पे जब गांधी वध जब हुआ उसके बाद से ये सारी कल्पना धरी की धरी रह गई। अब ये साजिश अभी भी चल रही है। बांग्लादेश से पाकिस्तान तक एक मुस्लिम पट्टी बनाए जाने के आरोप लगते रहते हैं, यानी रास्ते में आने वाले सभी जिलों को मुस्लिम बहुसंख्यक बना दो तो अपने आप में एक पट्टी बन गई। इससे ना सिर्फ भारत के टुकड़े होंगे बल्कि हिंदू भी डर कर रहेंगे। अब पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है और डेमोग्राफिक जिस तरीके से बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि वेस्ट पाकिस्तान और आज जिसे कहते हैं हम बांग्लादेश, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो भारत के जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और बंगाल के जो हिस्से पड़ते हैं, वो पूरी बेल्ट आज ऑलरेडी इस्लामिक होने के कगार पर है।
तो ये पट्टी जब बनेगी तो एक डेमोग्राफिक तरीके से तो बनी जाएगी। और आपने ये देखा है जहाँ पर उनकी डेमोग्राफी या किसी भी धर्म की डेमोग्राफी जिस क्षेत्र में ज़्यादा होती है वहाँ पर उन्हीं की बात चलती है, कानून भी उन्हीं के मुताबिक बनते हैं। अब आपको बता देते हैं कि एक पूर्व विधान परिषद पार्षद हरेंद्र प्रताप के इस मुस्लिम गलियारे के बारे में बताते हुए उन्होंने एक जानकारी दी थी कि कैसे इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की साजिश चल रही है। उन्होंने आंकड़े गिनाए थे कि मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे कि मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, हरदोई, बहराइच और गोंडा, इन सभी इलाकों से एक मुस्लिम बेल्ट बनाने की साजिश करी जा रही है। और इन तमाम इलाकों में सरकारी आंकड़ों की भी बात करें तो कम से कम 45 से 50% मुस्लिम हैं। और अगर असल आंकड़ों की बात करें या खुद इन एरियाज़ में ट्रैवल करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद ये आंकड़ा 60-65 या 70% से भी ज़्यादा कुछ इलाकों में हो सकता है, यूपी के, हरियाणा के कुछ इलाकों में और बंगाल के कई इलाकों में। अब कैराना से हिंदुओं के पलायन और पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिमों के बढ़ते वर्चस्व को उन्होंने इससे जोड़कर देखा था। चिकन स्नैक काटने की जो साजिश की तो जो शाहीन बाग के अंदर शर्जील इमाम जैसे उन लोगों ने ही पोल खोल दी। यानी आप समझिए कि चिकन स्नैक को तोड़ने की अगर बात करते हैं, चिकन स्नैक जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि चिकन स्नैक भारत का वो हिस्सा है जहाँ से आपने जो अगर भारत का मैप ये आप देख रहे हैं तो इस मैप में जो एक पतली सी जो बॉर्डर है जहाँ से आप आसाम से फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका जुड़ जाता है तो वो एक पतला सा ये कॉरिडोर है। इस चिकन स्नैक को अगर तोड़ देते हैं तो पूरा जो पूर्वोत्तर भारत है वो भारत से अलग हो जाएगा। और ये ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है, कुछ ही किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। अब झारखंड की एक हालिया घटना को ही देख लीजिए। गढ़वा के एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर इसलिए इस्लामी नियम कानून लागू करने का दबाव होने लगा है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी 75% हो गई है। अब ये अलग बात है कि देश के 8 राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को इसका फ़ायदा नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट भी इससे जुड़ी याचिका रद्द कर चुकी है। अब मुस्लिम कहीं 100% ना हो जाएं फिर भी उन्हें सरकारी स्तर पर अल्पसंख्यकों वाली सारी सुविधाएं मिलती ही रहेंगी। अब गढ़वा में सामुदायिक दबाव के चलते स्कूल की प्रार्थना भी बदल दी गई है। पहले यहाँ दया का दान, विद्या का दान प्रार्थना कराई जाती थी। अभी हालांकि यहाँ पर तू ही राम है तू ही रहीम प्रार्थना स्कूल में होने लगी है, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल में बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से मना कर दिया गया है। गाँव का मुखिया शरीफ अंसारी है और मुस्लिमों के हंगामे के कारण प्रिंसिपल को सलाह दी गई है कि कानून उनके अनुसार चलाएं। अब क्या आज तक हिंदुओं ने किसी स्कूल में घुसकर हंगामा किया है कि वहाँ पर यज्ञ हवन करवाएं? तो ये इस तरीके की अकेली घटना नहीं है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल तेली का सिर कलम किए जाने का मामला हो या महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की गर्दन में खंजर घोंपकर उनकी हत्या की घटना, इस्लामी कट्टरपंथ का प्रयास यही है कि हिंदू डर कर रहें। और कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो दशकों से आम नागरिक निशाना बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक छोटी सी घटना पर निकली मुस्लिम भीड़ रेलवे की अरबों की संपत्ति को झटकों में नुकसान कर देती है। अब खासकर जहां भाजपा की सरकारें नहीं है जिन राज्यों में, वहां ऐसी घटनाएं और ज़्यादा हो रही हैं। अव्वल तो ये कि इन्हें तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल जाता है और 50 से भी अधिक इस्लामिक मुल्क हैं इस दुनिया में। हालांकि ऊपर से कई देशों में वो बहुसंख्यक भी हैं और कईयों में प्रभावशाली स्थिति में भी हैं, फिर भी वो एक विक्टिम कार्ड ही हमेशा खेलते हैं। अब मीडिया आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरोध को इस्लामोफोबिया कहता है। किसी हिंदू का सिर भले ही जिहादी काट लें, लेकिन फिर भी टाइम मैगजीन जैसे लोग इस तरीके से पूछते हैं कि ये हिंदू बिना शोर मचाए क्यों नहीं मर रहे हैं। अब जहां मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है वहां भी कई गली मोहल्लों में ये एक साथ रहते हैं। ये इलाके फिर संवेदनशील कहे जाते हैं। वहाँ मस्जिद होती है, सड़क सरकार की होती है, लेकिन वहाँ से हिंदू त्योहारों के जुलूस नहीं गुजर सकते। डीजे बजाने पर पत्थरबाजी होती है, लेकिन ये सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्ण हनुमान चालीसा पाठ को गुंडाई बता दिया जाता है वामपंथी मीडिया के द्वारा। यानी इनकी मंशा ये है कि ये जहाँ भी रहें मर्जी केवल इन्हीं की चले, शरिया का पालन मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी करें। अब उत्तराखंड में भी डेमोग्राफी बदलने की बात सामने आई है। पर्यटन और हिंदू तीर्थाटन आधारित इस राज्य के उद्योग धंधों में बाहरी मुस्लिमों का वर्चस्व इस समय हो चुका है। आप चाहे नैनीताल में बोट राइड करें या भीमताल में बोट राइड करें, अधिकतर बोट चलाने वाले लोग और वहाँ के जो टूरिस्ट गाइड्स वगैरह हैं वो आज पहाड़ी नहीं, वो आपको वहाँ के मुसलमान मिलेंगे जो कि कहीं अन्य राज्यों से वहाँ पर पहुँचे हैं, कोई सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के, कोई बिहार से। तो अब धीरे धीरे उत्तराखंड के जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके हैं उनमें अब डेमोग्राफिक बदलाव आ रहा है और इसी के कारण पुष्कर धामी ने भी इस बात को संज्ञान में लिया था। हालांकि ज़मीनी तौर पर इसको कितना अमल में लाया जाता है वो एक अलग विषय है। हालांकि पुष्कर धामी ने ये बात कही है कि वो
उत्तराखंड के अंदर यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब पश्चिम बंगाल में की बात करें तो वहाँ तो लगभग 1/3 जनसंख्या मुस्लिमों की होने जा रही है। और वही वाली बात, सरकारी आंकड़े अलग होते हैं, रियलिटी के आंकड़े कुछ अलग होते हैं। अब तभी भाजपा कार्यकर्ताओं के नरसंहार पर भी पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की बदौलत सत्ता में आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप रहती हैं। अब हैदराबाद की सभी विधानसभा और लोकसभा सीटें असदुद्दीन ओवैसी को जाती हैं। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते हैं। और ये होता है डेमोग्राफी में बदलाव का असर। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आखिर भारत के इस बदलते डेमोग्राफिक को, जिसमें जानबूझकर इस देश को क्रिमिनलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, और कैसे भारत के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम समाज है उसके अंदर किस तरीके से हम एक देशभक्ति की और एक जिसे कहते हैं ना कि राष्ट्रीयता की भावना कैसे डाल सकें। अब वो चाहे एजुकेशन के थ्रू हो, डंडे के थ्रू हो, जैसे भी हो, जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। नहीं तो भारत को अफगानिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। और एक और बात कहूँगा कि हम कश्मीर को भी कैसे भूल सकते हैं। लाखों की संख्या में जहां पंडित हुआ करते थे और डल झील के किनारे मंत्र जपते पंडित जिस राज्य की पहचान थे, वहां से उन्हें अपनी घर संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जीना पड़ रहा है। नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ, पलायन हुआ, बदल गई कश्मीर की डेमोग्राफी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रक्रिया भारत के अन्य हिस्सों में नहीं दोहराई जाएगी। गुजरात में एक जैन कॉलोनी का इस्लामीकरण कर दिया गया, जहां अहिंसक जैन को कटते हुए पशुओं की चीखें सुननी पड़ती हैं, बहता हुआ खून देखना पड़ता है। इसी को कहते हैं डेमोग्राफी चेंज का प्रोसेस। समय रहते अगर आप जाग जाएंगे तो शायद इस विषय में कुछ कर पाएं, नहीं तो अपने ही सामने अपने ही रिश्तेदारों का धर्मांतरण होते हुए जब आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप चुल्लू भर पानी में डूबने लायक भी रह जाएंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।